इंडिया की जो सिचुएशन आज की डेट में है वो आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिलेमा वाली है। मतलब आज भारत को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम किसकी साइड हैं। हम रशिया के साथ परमानेंट रहें, वेस्टर्न विंग की तरफ भागे, या इंडिजीनियस प्रोडक्ट को ले, या साउथ ईस्टर्न नेशन की तरफ भागे। इंडिया एक ऐसे डिलेमा में है, और ये क्यों है, इसका रीज़न है, जैसे लोग कहें कि ट्रंप और मोदी में जो वॉर है वो सिर्फ यूक्रेन के चक्कर में नहीं। इट इज़ अ वॉर ऑफ प्राइड, इट इज़ अ वॉर ऑफ सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान की लड़ाई है। क्या हुआ, जब ट्रंप ने कई बार बोला कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध खत्म कराया, पाकिस्तान ने चमचागिरी चालू कर दी, अरे आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आप नहीं होते तो युद्ध नहीं खत्म होता। और इंडिया ने कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमने युद्ध रोका। इंडिया ने क्या कहा, तुम्हारे चक्कर में हमने युद्ध नहीं रोका, हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमने रोक दिया। ट्रंप कम से कम 40 से 42 बार आज तक बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान में सीजफायर मैंने कराई। और मोदी ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये कभी नहीं बोला कि ट्रंप धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा क्लैश है जो पर्सनल क्लैश बन चुका है दो लोगों के बीच में, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, ये पूरा देश भुगत रहा है। ये पूरे देश में ये चीजें चल रही। भारत एक ऐसी पोजीशन पे आज की डेट में बैठा है जहां पे वो ग्लोबल पावर भी बन सकता है, अपनी चीजों को सही भी कर सकता है, बट उसके लिए इंटरनेशनल सिनेरियो में शांति चाहिए। हम किससे सीख सकते हैं? चाइना से सीख सकते हैं। हम किससे सीख सकते हैं? थाईलैंड से सीख सकते हैं, मलेशिया से सीख सकते हैं। सिर्फ टूरिस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी वो सक्सेसफुल हैं आज की डेट में। साउथ कोरिया बहुत छोटी कंट्री होते हुए सक्सेसफुल है, जापान सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं आईआर में हमें अपनी चीज़ें क्या बदलनी है, इंटरनेशनल रिलेशन आज की डेट में किस तरीके का चल रहा है, कितनी ज़्यादा जटिलताएं और कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इनके बारे में आज हम बेसिक रूप में समझते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। पहली चीज़ समझ लीजिए, बायपोलर और मल्टीपोलर और यूनिपोलर में अंतर क्या होता है। यूनिपोलर का मतलब होता है जब पूरी दुनिया में एक शक्ति होती है, मतलब इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक शक्तिशाली देश है जिसके कहने पर सारी दुनिया चुप हो जाती है, उसे बोलते हैं यूनिपोलर, एक ध्रुवी। फिर होता है बायपोलर, द्विध्रुवीय, जो कब चल रहा था, जब कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसएसआर और यूएसए दोनों क्या था, ध्रुवीय थे, मतलब या तो यूएसए की साइड जाओ या रशिया की साइड जाओ, क्योंकि दोनों ताकतवर देश हैं और दोनों अपनी बात मनवा देंगे पूरी दुनिया को। तो वो बायपोलर हुआ। आज अमेरिका भी इसलिए डरता है, रशिया भी इसलिए डरता है, क्योंकि आज वर्ल्ड जो है यूनिपोलर हो रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया, सॉरी मल्टीपोलर हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आज अकेले अमेरिका और रशिया नहीं है, चाइना भी एक ग्लोबल पावर बन रहा है, यूके भी ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, इंडिया भी आगे बढ़ रहा है, ब्राजील भी आगे बढ़ रहा है, जापान भी आगे बढ़ रहा है। तो आज की डेट में अगर दुनिया में शक्ति की बात करें तो जैसे इंडिया जापान मिलकर कई कंट्रीज को रेगुलेट कर सकते हैं, इंडिया जापान चाइना मिल जाए तो हो सकता है पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट कर लें। तो आज की डेट में जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ, इन दो सुपर पावर को बहुत टेंशन होने लगी, रशिया और यूएसए, क्योंकि इनको टेंशन तब होती है जब वर्ल्ड कई शक्तियों का गढ़ बन जाता है। जैसे अभी तक क्या था, पूरी दुनिया में दो ही ऑप्शन थे, या तो अमेरिका से शस्त्र खरीदो या रशिया से शस्त्र खरीदो। आज ऑप्शन क्या है, फ्रांस से भी खरीद सकते हो, जर्मनी से भी खरीद सकते हो, इजराइल से भी खरीद सकते हो, इंडिया से भी खरीद सकते हो। तो आज की डेट में जो आर्म रेस थी उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। वो जाहिर सी बात है दो सुपर पावर कंट्रीज को नहीं पसंद आएगा, और ये तयशुदा बात है भारत की यूएसए से लड़ाई रशिया को फायदा देगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी डिफेंस डील के लिए वापस रशिया की तरफ जाएंगे। बट इंडिया एक चीज समझता है, सिर्फ रशिया पे डिपेंडेंसी रखकर भी हम काम नहीं कर पाएंगे। तो आज इंडिया का हम वो सिनेरियो पढ़ने जा रहे हैं कि उसका इंटरनेशनली क्या सेगमेंट है, इंडिया किस स्टैंड पे खड़ा रहता है, और ये मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आज आप लोग समझें। पहले इंडियाज रीजनल पीस एफर्ट्स बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड डायलॉग। सबसे पहले मई 2025 में क्या हुआ, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मिलिटेंट ग्रुप्स का उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके खिलाफ ये एक मुहिम थी। कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लेरेशन, ब्रीफ बॉर्डर हॉस्टिलिटीज एंड ड्रोन एक्सचेंज हुए, बाद में डिप्लोमेटिक सीज फायर हुआ, जब हॉटलाइन पे कांटेक्ट हुआ यूएस मीडिएशन के एफर्ट।
जब यूएस ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज को कॉल किया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर लागू कर दी। Demonstrated India's readiness to act decisively against terrorism will still prioritizing diplomatic solution to restore stability। इंडिया ने क्या दिखाया कि अगर हमारे देश के खिलाफ आप कोई भी काम करोगे तो हम तैयार हैं आप पे अटैक करने के लिए, हमें सोचना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद अटैक करने के बाद हम डिप्लोमेटिक चैनल से फिर से बात करने को तैयार हैं, फिर से वो बात भी करेंगे। ऐसा नहीं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद हैं। जैसे आपको बताएं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। रायगढ़ बिहार में वर्ल्ड कप हो रहा है हॉकी का। किसका वर्ल्ड कप हो रहा है? हॉकी का। ये एशिया कप हो रहा है, सॉरी, और उसके बाद वर्ल्ड कप होगा। एशिया कप में जो कंट्रीज भाग लेती थी उसमें 2 कंट्रीज ने मना कर दिया, एक ओमान ने, एक पाकिस्तान ने इंडिया आने से। पहले पाकिस्तान ने मना किया, फिर ओमान ने, कल इन दोनों ने मना कर दिया आने से कि अब इंडिया में जाके एशिया कप नहीं खेलेंगे। ठीक, बिहार में होना था, उन्होंने मना कर दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एशिया कप हॉकी 2025 में इनमें से किन कंट्रीज ने भारत में आने से मना किया, कूट में दे दिया जाएगा। अब आप क्या करोगे, आपको पाकिस्तान तो फिक्स है कि मना ही किया होगा, बट आपको ओमान की उम्मीद नहीं होगी। तो याद रखना, पाकिस्तान ओमान 2 कंट्रीज ने मना कर दिया आने से, उन्होंने काम नहीं आएंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये डिप्लोमेटिक चैनल का फेलियर है। अगर एशिया कप जैसे इवेंट में हम नहीं आ रहे, जैसे इंडिया क्या है, होस्ट है किस चीज का, एशिया कप। कौन सा वाला? 2025 वाला। उस एशिया कप में पाकिस्तान भी भाग ले रहा। अब हमने क्या किया, एक न्यूट्रल स्टेज लिया, हमने इंडिया की पूरी गेम को कहां शिफ्ट कर दिया, दुबई में, अबू धाबी में गेम खेले जाएंगे सर। तो ये डिप्लोमेटिक फेलियर है कि सक्सेस है, हमें नहीं पता। जैसे आज बीसीसीआई ने क्या बोला, इंडिया का पाकिस्तान से खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लॉसेस होंगे अगर नहीं खेलते। तो आईआर के साथ हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वीक नहीं करते, पहली चीज ध्यान रखिए। ठीक, यहां पर क्या है, इंडियाज रिलेशन विद बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फोकस ऑन डेवलपमेंटल एड, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइसिस रिस्पांस, काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। नेबर में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अपने आसपास के देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका पे डेवलपमेंट की सहायता करते हैं, डेवलपमेंटल एड देते हैं, मदद देते हैं पैसों से, वित्तीय मदद। ये एड है, ये वापस नहीं आता। जैसे उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ 20,000 घर बना दीजिए, इंडिया ने कहा बना देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा क्योंकि वो सहायता है। ठीक, क्यों करते हैं हम लोग, क्राइसिस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्राइसिस है, या कुछ भी हो रहा है अचानक से, जैसे वहां अर्थक्वेक आ जाए या सुनामी आ जाए या पेपर क्राइसिस आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इंडिया सपोर्ट करता है। क्यों करता है? ताकि चाइना के प्रभाव को कम कर पाए। अगर इंडिया नहीं करेगा इंडियन ओशियन रीजन में अपना सपोर्ट, तो चाइना कर देगा। याद रखना, अगर इंडिया ने अपनी नेबरिंग नेशन को सपोर्ट नहीं किया तो चाइना इमीडिएट सपोर्ट कर देगा, जिससे इंडिया की पोजीशन अपनी कंट्री के आसपास वीक हो जाएगी। तो इंडिया की मजबूरी है, पैसा हो ना हो, आसपास के छोटे देशों को संभाल के रखो। जैसे मालदीव से हमारी कितनी लड़ाई हुई, बट हम वापस उसको पास ला रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता अगर हम नहीं लाएंगे तो चाइना आ जाएगा फिर से। हमारे खिलाफ कोई कितना जहर उगले, हम इनको छोड़ नहीं पाते। ठीक, emphasis on fostering economic interdependence and people to people ties across the region। यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, हम लोग आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और क्या है, पीपल टू पीपल संबंध अच्छे हैं, लोगों से लोगों का संबंध अच्छा है। हमारी श्रीलंका में भी शादी हो रही है, ठीक, हमारी बांग्लादेश में भी हो रही है, हमारी नेपाल में भी हो रही है। भाई अश्विन कुमार की भी वाइफ श्रीलंका से है, ठीक, इवन ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है रविंद्र रचिन, उसने साउथ इंडियन लड़के से शादी कर ली। तो वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है ना, श्रीलंका से तमिल्स बहुत इंडिया में आते हैं, इंडिया से बहुत तमिल श्रीलंका में शादी करके जाते हैं। सेम नेपाल के साथ मदेशीज वाला इशूज है, बिहार यूपी से बहुत सारी शादी वहाँ होती है और हमारे यहाँ की लड़कियाँ वहाँ जाती हैं। सेम बांग्लादेश के साथ है, वेस्ट बंगाल के मुस्लिम वहाँ शादी करते हैं, वो यहाँ आते हैं। तो रिश्ते जो हैं वो टाइड हैं, अच्छे हैं, तो ये हम छोड़ नहीं सकते। फिर इंडिया रिमेन्स टॉप ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग मिशन ग्लोबली। वर्ल्ड में पीएस जो यूएन का पीस कीपिंग फोर्स है उसमें सबसे ज्यादा सेना हम देते हैं। ठीक, रिसेंटली सिक्योर्ड री इलेक्शन इन यूएस पीस बिल्डिंग कमीशन, रिफर्मिंग द कमिटमेंट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया ने दोबारा ये कहा है कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए हम जीवन पर्यंत काम करेंगे, आपका साथ हम हमेशा देंगे, वैश्विक शांति बनी रहे। ठीक, इसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया
फॉरेन पॉलिसी पे लगता है पर ऑटोनॉमी, असर्टिवनेस एंड अडॉप्टेशन, कंसिस्टेंस रिफ्यूजल टू ज्वाइन वेस्टर्न लेड सैंक्शंस स्पेशली रिगार्डिंग रशिया। लगातार दुनिया फोर्स कर रही है इंडिया को कि आप रशिया से ट्रेड करना बंद कर दीजिए। इंडिया ने कहा भाई मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, आई विल डू, आपको जो करना है आपको। देखो टैरिफ के बाद भी इंडिया ने ट्रेड करना नहीं बंद किया। डिटर्मिनेशन टू शेप इट्स ओन एनर्जी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, इंडिया इसलिए दृढ़ संकल्प है कि हमारी रक्षात्मक नीति और हमारी ऊर्जा की नीड को हम स्वयं पूरा करेंगे आपके बंधन में आके। इसके बाद पीसफुल एंगेजमेंट इन रशिया, यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इंडिया क्या करता है, पीसफुली सबसे एंगेज करता है, सबसे बात करता है कि जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रही हैं और जो रशिया यूक्रेन की क्राइसिस है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। ऑफरिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस व्हाइल एडवोकेटिंग सीज फायर, ये मानवीय सहायता भी देता है और बार बार कहता है कि आप लोग सीज फायर लागू कर दीजिए। देखिए आज भी मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताऊं, यूएस मीडिएशन की कोशिश कर रहा है, रशिया हो सकता है कर ले, बट मीडिएशन का सबसे अच्छा ऑप्शन इस टाइम पे इंडिया था। क्योंकि पुतिन साहब सुनते तो हैं इंडिया की, और चाइना भी कर सकता था मीडिएशन, बट इन दोनों ने नहीं किया। पूछो क्यों? क्योंकि इनकी ग्लोबल एनर्जी नीड रशिया पूरी कर रहे हैं। अगर रशिया से कहे ये शांति कर लो, क्या तुम लोग तेल लेने से बंद हो जाओ, हमने नहीं किया। यूएस क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इनसे इतना कुछ खरीदता नहीं है। बट यूएस गया था यूक्रेन की शांति के लिए, वहां पर उसने अपनी ट्रेड डील्स की भी बात की, इनसे रिश्ते भी सुधार रहे। और पुतिन साहब ने इनको एक मैप दिया है जिसमें यूक्रेन की कुछ सिटीज हैं जिनको इन्होंने कहा मैं रशिया को दे दूं। तो यहां तक खबर है कि ट्रंप ने कहा ठीक तुम्हें दिया, बस यूक्रेन पे लड़ाई करना। अगर वो टॉप मोस्ट सिटीज रशिया के साथ चली जाती है तो यूक्रेन वैसे ही खत्म, बचेगा क्या उसको चाहिए। अभी बीच में सारे यूनाइटेड किंगडम और रशिया मिला, यूके मिला, यूएस मिला, कहां मिला? व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में माइक बंद करना भूल गए लोग आपस में। फ्रांस क्या बात कर रहा है, इटली क्या बात कर रहा है, जर्मनी क्या बात कर रहा है, यूएस वाले का क्या बात कर रहे हैं, और आप टैन हो गए, आप सुंदर नहीं लग रहे, आप बीमार है, आप कमजोर हो गए, मेरे को जेलेंस्की ज्यादा पसंद है, पुतिन नहीं पसंद है, ये जर्मन चांसलर बोल रहा है, ये सारी ऑडियो लीक हो गई। तो आप सोचिए एक व्हाइट हाउस में माइक ऑन छोड़ दिए बात करते समय, इनफॉर्मल टॉक्स के टाइम पे माइक नहीं बंद किया। दूसरी गलती क्या की थी? दूसरी गलती ये की थी कि इवेंट स्टार्ट होने से पहले, जब रशिया में इवेंट स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम पे होटल में टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिरोक्स किए जाते हैं कि पहले कहाँ मिलेंगे, फिर कौन आएगा, कौन कौन कहाँ बैठेगा। वो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट होटल में बुलाए थे यूएस के टॉप ऑफिसर्स। मतलब इनके इवेंट होने से पहले होटल में वो मिल गया था कि कितने बजे कहाँ मिलेंगे, किस गाड़ी से जाएंगे, कितने लोग कॉन्वॉय में होंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बात करेंगे, कितने सेकंड की बात होगी, ये तक ले लीजिए। तो आज की डेट में सिक्योरिटी तो रही नहीं गई किसी चीज की, प्राइवेसी कहीं है ही नहीं। तो एक बात है। इसके बाद मस्कुलर एंड सेल्फ रिलायंट अप्रोच फ्रॉम नेहरूवियन प्रिंसिपल टू प्रैग्मेटिक रियलिज्म, मॉडर्न इंडिया फॉरेन पॉलिसी ब्लेंड्स पीस एडवोकेसी विद असर्टिव यूज ऑफ हार्ट एंड सॉफ्ट पावर। नेहरू के टाइम पे बहुत सॉफ्ट थे। नेहरू के पास कोई आता था, वो कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई युद्ध हो गया, तो उन्हें सदमा लग गया। उन्होंने कह रहे मैं तो हिंदी चीनी भाई भाई बोलता था, इसने मुझ पर अटैक कर दिया। वो इस सदमे में मर गए। और मोदी साहब क्या कहते हैं, या अटल बिहारी क्या कहते थे, या मनमोहन क्या कहते थे, वी विल फॉलो बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड डिप्लोमेसी। हम आपके साथ नरम भी होंगे, आपके साथ गर्म भी होंगे। आप कितना कहें बीजेपी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट मनमोहन सिंह नहीं होते तो पीसफुल न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं साइन होती, 1 to 3 एग्रीमेंट उनकी देनी। हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों थे वो भी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो 98 के बाद बदली है, वो आज क्लियर दिख रही है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। हमारी पर्टिकुलर नीड होगी, हम उसे फुलफिल जरूर करेंगे, ठीक है। और बॉर्डर मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम पोस्चर, अब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, हम अपने बॉर्डर के इश्यूज खुद सॉल्व करेंगे और मैरीटाइम डिस्प्यूट भी हम खुद सॉल्व करेंगे। आज इंडिया किसी का मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करता जम्मू कश्मीर में। कहते कौन सा मीडिएशन? पहले तो आप जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर सकते। आपको बात करनी एसके चीन पे बैठो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बैठो, बैठेंगे। आप मेरे जम्मू कश्मीर के लिए बैठना चाहते हो, ऐसी की तैसी में जाओ, नहीं बैठो। और कह रहा कौन सा मीडिएशन? तो आज पाकिस्तान ने भी इसकी बात करनी बंद कर दी, क्योंकि पता है इंडिया सुनेगा, समझ रहे? और कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए इंडिया हमेशा तैयार रहता है, वो इंप्लीमेंटेशन से पहले जानता है क्या बुरा। आइए इसके बाद इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी, चैंपियनिंग टेक्नोलॉजी अलायंसेस, ठीक है, विद यूएस,
resilient supply chain and attracting FDI of the levers of the national growth and security। आज इंडिया जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है रशिया के लिए भी, यूएसए के लिए भी। सबसे ज्यादा यूएसए का इन्वेस्टमेंट हमारे, जैसे आपको बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट दे रखा था, उसका नाम है नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी आपने सुना होगा, कई पेट्रोल पंप नायरा के आपने देखे होंगे, कभी दिखते होंगे रास्ते रास्ते में जाओगे तो, बाहर जब जाओगे तो नायरा दिखेगा। नायरा के पेट्रोल पंप को फाइनेंशियल एड कौन देता था? माइक्रोसॉफ्ट। और अभी उसने 3 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने टोटल एड देनी नायरा को मत कर दी, ये कह के कि जब तक तुम रशिया से तेल खरीदोगे हम तुम्हें एनर्जी सप्लाई नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 90% इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट का था नायरा। तो इंडिया की एक एनर्जी एफिशिएंट कंपनी बंद हो जाएगी यूएस गेट से। तो यूएसए ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत कर रखा है, यूएसए ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट एफडीआई में भी कर रखा है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स में भी कर रखा है। तो रशिया को भी ये पता है कि ना इंडिया यूएसए को छोड़ेगा ना यूएसए इंडिया को छोड़ेगा। ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है इसलिए डाला जा रहा है कि इंडिया झुक जाए, और इंडिया झुकेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बार पुष्पा आ चुकी है, पुष्पा 1 पुष्पा 2 दोनों में ये दिखा पुष्पा झुकेगा नहीं सर। तो मोदी ने वो सीख लिया है, वो जिंदगी में कभी नहीं झुकेंगे। उनको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मोदी साहब है, हमने इनको थोड़ा डिक्टेटर टाइप का बना दिया, सुंदर सा, वो है नहीं वैसे, पर अदरवाइज मत लेना, ये एआई है या कुछ भी कर। हिस्टोरिकल एंगेजमेंट, इंडियंस डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2020 लद्दाख क्राइसिस, मेकिंग सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स। पहली बार क्या हो रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिलने जाएंगे, इससे पहले हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिल चुके इंडिया में। पहली बार ऐसा हो रहा है 2020 के बाद इंडिया से रक्षा मंत्री चाइना में लेके जाए। और उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं, आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी, जो सीमा पार की गतिविधि है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे हम दोस्ती करेंगे और आपको कि आओ पीएसी हमको दे दो, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर उन्हें दे दें, तो उन्होंने कहा ये नहीं हो पाएगा, ये सॉरी, इसके लिए बिल्कुल सॉरी, हम ना दे पाए। ठीक, असर्टेड सॉवरेनिटी कंसर्न, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें इन्होंने सीधे मना किया कि भैया मेरी टेरिटरी है, भले पीओके में हो, आप इस पे नहीं बना सकते, आज भी उसके अगेंस्ट खड़े। कॉल फॉर बैलेंस डेमोक्रेटिक मल्टीलैटरिज्म, इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेटिक मल्टीलैटरिज्म होना चाहिए, पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक सोच होनी चाहिए, उसके साथ हम लोग जिंदा रहें और काम करते हैं। सपोर्टेड ट्रांसपेरेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इन्होंने कहा है चाबार पोर्ट है या आईएनसीटीसी है, इन सब में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पोर्ट्स बन रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब आप उस पोर्ट पे क्या कर रहे हो वर्ल्ड को बताओ। जैसे चाइना क्या कहता है, हम तो किसी को लाए नहीं रहे, हमारी तो सबमरीन खड़ी नहीं, हमारे तो वॉरशिप जाते ही नहीं, और हर एक नेवल पोर्ट जितने भी बनाते हैं उसे नेवल पोर्ट बना देते हैं कमर्शियल पोर्ट की जगह, उसको बदलना है। सिग्निफिकेंट स्टेट्स, रिफ्यूजल टू साइन ज्वाइंट स्टेटमेंट ड्यू टू द टेररिज्म रिलेटेड डिसएग्रीमेंट सेंड अ स्ट्रांग मैसेज टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इन्होंने ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन नहीं किया कई बार, ये कहते हुए कि टेररिस्ट एक्टिविटीज जब तक नहीं बंद होंगी इंडिया वोंट साइन एनी ज्वाइंट एग्रीमेंट विद यू। चाइना वही कंट्री है जिसके साथ आज हम क्लोज जा रहे हैं बच्चों, जिसने हमें साइलेंट सपोर्ट दिया पाकिस्तान को जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारी स्ट्रेटजिक लोकेशन बताई उनको, हमारे पास कितने प्लेन हैं, हम कहाँ से उड़ेंगे, क्या करेंगे, सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनसे शेयर की। तो वो सब भूल के हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। रीजन, द वर्ल्ड इज नॉट रन बाय वेपन्स, वर्ल्ड इज रन बाय मनी। याद रखना, अमेरिका इतना ताकतवर इसलिए नहीं है उसके पास वेपन्स है, अमेरिका इतना ताकतवर इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा उसके पास है। और चाइना ताकतवर इसलिए क्योंकि तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा चाइना के पास है। ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इनोवेशन। इंडिया को इन्वेस्ट किस पे करना है, पॉवर्टी एलिवेशन पे, जेंडर पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हमारे पास कमियां हैं, अभी हमें टाइम लगेगा, इसको समझना पड़ेगा। आइए, मेजर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, सेंट्रल एशिया डायलॉग, फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान मीट न्यू दिल्ली फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑन सिक्योरिटी, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। ये सारे सेंट्रल एशिया के देश हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं आप स्ट्रेटजी बनाइए, हमें एनर्जी और डिफेंस की टेक्नोलॉजी में आप अपने साथ जुड़िए, मतलब ये हमसे खरीदेंगे। यूएस एंड क्वाड रिलेशन, यूएस ने जो ट्रेड टेंशन डाली है उससे एक प्रॉब्लम तो हमें आ गई है कि जो क्वाड बना था, क्वाड क्या है आपको बता दें, क्वाड की एक समिट होती है, क्वाड में 4 नेशन जुड़े, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस।
ये क्वाड बनाया गया था इंडो पैसिफिक रीजन की पीस में, ये 4 नेशन मिलकर काम करेंगे। उसके साथ इसे इनडायरेक्टली बनाया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए। आज क्या हो रहा है, आज इस क्वाड में से एक नेशन है इंडिया जो चाइना के पास जा रहा है। अभी तक चाइना के खिलाफ थे, और इंडिया के खिलाफ जो रशिया ने किया है, यूएसए ने किया है, यूएसए की कंट्री बोल रही है, यूएसए के लोग बोल रहे हैं दैट इज द ब्लंडर मिस्टेक ऑफ ट्रम्प। तो चांसेस ये भी है कि आने वाले टाइम पे टैरिफ हमारा 25% ही रहे, 27 तारीख को लागू ना हो आने वाला, और इसको फिर हम कम कराने पे लगे। वो एक अलग गेम है, बट अभी तो नहीं, अभी तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो ट्रेड की रिलेशंस जो है वो थोड़े खराब हैं, और क्वाड समिट में प्लान है कि मोदी और ट्रम्प आपस में बात करेंगे। वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका टारगेटेड बायलैटरल पार्टनरशिप, ईरान टेक्नोलॉजिकल टॉक हुई थी यहाँ पर, डिफेंस प्रोजेक्ट्स के बारे में ईरान से बात हुई थी, नेविगेटिंग इजराइल गाजा एंड ईरान यूएस टेंशंस, इस समय पे भी हमने बात की थी। नेशनल इंटरेस्ट एंड रीजनल स्टेबिलिटी, हम क्या कोशिश करते हैं, हमारा राज्य जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है, और ग्लोबल रूप में शांति बनी रहे, इसके लिए हम हर एक नेशन जहाँ पे लड़ाई चलती है वहां पर बात करते हैं। ठीक, इसके बाद फ्रॉम बैलेंसर टू शेपर, इंडिया नो लॉन्गर सीज इटसेल्फ सोली अ बैलेंसिंग पावर बट एज अ डिसिसिव शेपर ऑफ द रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्डर। कहती है हम सिर्फ बैलेंसर नहीं है कि हम संतुलन नहीं बनाएंगे, हम इंटरनेशनल इवेंट में डिसीजन भी ले सकते हैं, हम शेप कर सकते हैं सिनेरियो वर्ल्ड का। जैसे ट्रम्प ने सबसे बड़ी गलती पता है क्या की थी, इतनी बड़ी बड़बोलेपन में उसने एक चीज जो बोल दी, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, ये बोल के उसने अपने पैरों पे खड़ा किया। दुनिया में चौथे नंबर पे पहुंच गया, वी आर अ डेड इकोनॉमी, कैसे? पर ठीक है, उनकी सोच है। यूज एस प्लेटफॉर्म लाइक G20, क्वाड, SCO, ब्रिक्स, UN टू प्रोजेक्ट वॉइस एंड बिल्ड कोलेशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, इन सारे प्लेटफॉर्म का हम प्रयोग करते हैं और अपनी बात को मंच पर रखते हैं। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, कैंपेन ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन शोकेस लीडरशिप ऑफ द क्लाइमेट एक्शन, ठीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल मल्टीलैटरलिज्म है, ताकि हम ये देखेंगे कि जाने वाले टाइम पे कोई एक कंट्री शक्तिशाली बन के ना घूमे, हर एक कंट्री को हम इक्वल मौके दें। सॉफ्ट पावर एंड ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप, हम क्या करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में पीपल टू पीपल कनेक्शन देते हैं। वर्ल्ड की पहली कंट्री है मोदी के टाइम पर जिसने योगा को इंटरनेशनल बनाया। वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने सस्टेनेबल एनर्जी में सोलर पावर को प्रमोट किया, और सोलर पावर इंटरनेशनल का हेड ऑफिस दिल्ली में। वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बात करती है। वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो वुमेन राइट्स की बात करती है। वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो ग्लोबल पीस की बात करती है। जब हमने G20 समिट की थी तो क्या था, हमारा लोगो क्या था, मतलब क्या हुआ इसका, वन होम टू एंटायर वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया एक कुटुंब है, एक घर है, मतलब हम सबका कोई रिलीजन नहीं है, हम सबका कोई देश नहीं है। इस आइडियोलॉजी पे उन्होंने आइडियोलॉजी फैलाई। तो इंडिया अपने चैनल से अपने कल्चर को नहीं भूलता। संस्कृत का यूज हमने हर जगह किया, हमने दिखाया कि हमारे वेद क्या कहते हैं। इसके बाद HADR मिशन, लीडरशिप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, जो एशिया अफ्रीका में चलाए, और इंडिया रिस्पॉन्सिबल एक रीजनल पावर पे, जब यहाँ पे कुछ भी होता है तो हम लगातार इनको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद बात आती है वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन, मैत्री एंड द पेंडेमिक रिस्पॉन्स इनिशिएटिव हैव डिफेंडेड इंडियाज प्रोफाइल एज द रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर एंड मेडिकल सप्लाई। जब कोविड आया तो वैक्सीन हमने बनाई नहीं, हमने फ्री में बांटी भी। पूरी दुनिया पे हमने इसका प्रॉपर मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन कराया और लोगों को मदद दी। तो हमने बताया हम सिर्फ बना नहीं रहे, हम आपको भी मदद देंगे ताकि मेडिकल फील्ड में अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इंडिया की तरफ रुख कर सकें। ठीक, अब प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल रीजनल एंगेजमेंट, प्रॉग्मेटिक ग्लोबल पार्टनरशिप, प्रिंसिपल ग्लोबल एडवोकेसी, और इसके साथ फ्रैगमेंट रीजनल कोऑपरेशन। ये 4 चीजें लगातार करती जा रही है, कोशिश कर रही है कि हम अच्छा काम करें। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन 2025 इज डिफाइंड बाय द प्रैग्मेटिक ऑटोनॉमी, unwavering stand against terrorism, assertive multilateral engagement. Summit diplomacy is leveraged to advance both national interest and the common good while navigating the complexities of the great power rivalries. हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी डिप्लोमेसी को चेंज नहीं कर रहे, हम अभी प्रैग्मेटिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। RVM हार्डन है, हम अपनी ऑटोनॉमी को किसी भी कंट्री के लिए छोड़ेंगे नहीं। जो हमारी स्वायत्ता है वो हम किसी के लिए नहीं छोड़ सकते।
कोई कंट्री हमसे कहे कि तुम झुक जाओ, इंडिया ने कहा ऐसे की तैसे जाओ। जैसे आपको बताएं कंट्री लाओस है, आपने सुनी होगी, सुना है? लाओस पे अमेरिका ने लगा दिया था 35% टैरिफ। लाओस ने अमेरिका से आने वाले सारे गुड पे टैरिफ कर दिया अपनी कंट्री में 0। उसके बाद में अमेरिका ने उनका टैरिफ एज इट इज रखा। उनको लगा हम झुक जाए, अमेरिका झुक जाए, अमेरिका ने कैसे तैसे जाओ, तुम झुक गए हम नहीं झुकेंगे। तो अमेरिका क्या कि झुकने की जरूरत नहीं है, लेट हिम डू व्हाट दे आर डूइंग, लेट अस डू व्हाट वी आर डूइंग। हमें झुकना नहीं है। आने वाले 1-2 महीने बाद उनकी इकोनॉमी जब खुद क्रंचेस में आएगी तो अपने आप चीजें बदलेंगी, और चांसेस हैं कि यूक्रेन की पीस टॉक हो जाए तो उसके बाद इंडिया का इशू ही खत्म हो जाए, ये जो तेल का बहाना लेके बैठे। India's maintain strategic independence while engaging with all major power, refusing to draw a bloc politics while advancing its core interest. हम किसी एक ब्लॉक के नहीं, हम रशिया से भी ट्रेड करेंगे, हम यूएसए से भी ट्रेड करेंगे, हम चाइना से भी ट्रेड करेंगे, हम यूके से भी ट्रेड करेंगे। रशिया हमसे नहीं कह सकता डिफेंस हम ही से लो, हम यूएसए से भी ले सकते हैं, हम फ्रांस से भी ले सकते हैं, हम इटली से भी ले सकते हैं, हम इसराइल से भी ले सकते हैं, और हम खुद भी बना सकते हैं। जैसे सुखोई 30 MKI जो है, उसके लिए यूएसए ने इंडिया को कहा है कि इंडिया में इंजन बनेंगे आने वाले टाइम, तो इंडिया हो सकता है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए इनके साथ आ जाए आने वाले टाइम। प्रोएक्टिव लीडरशिप इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ नॉट जस्ट अ स्विंग स्टेट बट एज अ प्रोएक्टिव लीडर एंड एजेंडा सीटर ऑन द ग्लोबल चैलेंज। ग्लोबल चैलेंजेस में पर्टिकुलर एजेंडा लेके चल रहे हैं और बार बार अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, एकदम फॉर्मली बैठ रहे हैं अपनी चीजों को लेके कि भाई साहब जो हम कह रहे हैं वो उसमें अडिग हैं, आप इसको करके दीजिए। Balancing act, potential pitfalls including navigating great power rivalries, balancing regional sensitivities while maintaining principled position on sovereignty and terrorism. दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, उनकी गलत बात को भी समझ रहे हैं, उसके खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं, और अपनी कंट्री में कोई भी आतंकवाद जैसी घटनाएं होती हैं या हमारी कंट्री के डिफेंस पे कोई भी इशू आता है तो हम फर्मली उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इंडिया आज एक शक्ति बन के उभरी है, ठीक, ये आपको याद रखने की जरूरत है। यहां तक है ये पहला करंट अफेयर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, एक